नमस्कार दोस्तों, स्टडी 365 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल सिंह राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके आज हम चर्चा करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायालय का न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग दूसरा, भाग तीसरा, भाग चौथा, भाग पाँचवा। तो इसका सही उत्तर है भाग चौथा। देखिए, चौथे भाग में संघीय या संघ से संबंधित जितने भी क्लॉज हैं उनकी चर्चा हुई है, जैसे राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, किस प्रकार से कोई संसद कार्य करेगी और न्यायपालिका। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। चलिए देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये है, भारतीय शासन प्रणाली संघीय है किंतु न्यायपालिका एकीकृत है। जी, यहाँ पे हमारी शासन प्रणाली है वह फेडरल है, संघीय है, किंतु जो न्यायपालिका है वह एकीकृत है, एक सिंगल है, जिसका हेड कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट होती है हेड। वहीं अपन देखें सर्वोच्च, इस प्रकार से देखिए इसका एक पिरामिड बनता है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊंचे में होते हैं, उच्च में होती है, फिर उससे नीचे उच्च न्यायालय, फिर आता है जिला एवं सत्र न्यायालय, फिर आता है मुंसिफ न्यायालय। अब हम बात करते हैं तीसरे क्लॉज की। संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। फिर है, अनुच्छेद 124 के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन होता है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल जजों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय में 31 है, मुख्य न्यायालय सहित। और जो योग्यताएं होनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए, वह है, पहली, भारत का न्यायाधीश हुआ है। दूसरा है, वह उच्च न्यायालय में उसे कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश का एक्सपीरियंस हो, न्यायालय में वह न्यायाधीश रहा हो, या वह उच्च न्यायालय में उसने 10 वर्षों तक वकालत करी हो। अगला है, 1993 में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से यह निर्णय दिया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जाएगा। ये हमेशा से ये विवादित प्रश्न रहा है कि उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन होगा। तो 1993 में यह निर्णय है कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उन्हें ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। इसमें कुछ अपवाद रहे हैं। जो पहला था अपवाद अजीत नाथ रे एवं दूसरा थे HM बेग। इन्हें ये वरिष्ठ नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी तत्कालीन सरकार ने इनको उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था। अगला है, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद करते हैं। देखिए, जो उच्चतम न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होती है उनकी नियुक्ति कैसे होती है कि राष्ट्रपति जी करते हैं। किनकी सिफारिश से, किसके परामर्श से? मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। और यह मुख्य न्यायाधीश भी 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, उनसे परामर्श करने के बाद ही राष्ट्रपति जी को सलाह देते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, एक कंसोर्टियम की सलाह के आधार पर। ये कंसोर्टियम में कौन कौन होते हैं? मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। अगला है, अनुच्छेद 127 के तहत मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। देखिए, यदि कभी ये होता है कि उच्चतम न्यायालय में कोरम पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति में हमें अन्य जजों की भी आवश्यकता होती है, अतिरिक्त जजों की आवश्यकता होती है। उस स्थिति में मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर लेते हैं। ये तदर्थ जो न्यायाधीश होते हैं यह उच्च न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालयों से लिए जाते हैं। तदर्थ न्यायाधीश का जो नियम है वह फ्रांस से लिया गया है। अब उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं उनकी पदोन्नति कितनी होती है? तो वह होती है 65 वर्ष, और वह कभी भी राष्ट्रपति जी को त्यागपत्र दे सकते हैं। अनुच्छेद 124 उपखंड 4 के तहत साबित कदाचार और असमर्थता के कारण उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जा सकता है। उसकी प्रक्रिया देखते हैं अपन क्या होती है, कैसी होती है। देखिए, हटाने के लिए कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है वो सदन, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन जो प्रस्ताव जो लाने के लिए कम से कम लोकसभा में 100 सदस्यों का अनुमोदन होना चाहिए, और वहीं राज्यसभा में 50 सदस्यों का अनुमोदन होना चाहिए, मतलब वो साइन आइन करके दे दें। और उसके बाद जो वोटिंग होती है उसमें प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले
सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए कोई भी प्रस्ताव। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों सदनों के विशेष बहुमत अर्थात सदसंख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से वह प्रस्ताव पारित होना चाहिए। देखिए, प्रस्ताव ग्रहण करने के बाद 3 सदस्य वाली एक समिति का गठन होता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश और एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा एक प्रसिद्ध न्यायविद आरोप की जांच करता है। यदि आरोप की जो जांच सही मानी जाती है तो फिर लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव पे वोटिंग के लिए अगली कार्रवाई होती है। देखिए, अभी तक बी रामास्वामी ऐसे प्रथम न्यायाधीश थे जिनके विरुद्ध 1991 में लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था, और वह दूसरे हैं सौमित्र सेन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं एवं वेतन एवं भत्ते उनकी जो है भारत की संचित निधि पर भारित होती है। अनुच्छेद 121 के तहत न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा नहीं की जा सकती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा नहीं की जा सकती न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में विदाउट जब उनको हटाने की प्रक्रिया चल रही हो। इसी प्रकार अनुच्छेद 211 में राज्य विधानमंडल में नहीं की जा सकती, और राज्य विधानमंडल में तो यह भी शक्ति नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत कर सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य विधानमंडल में तो चर्चा हो ही नहीं सकती अनुच्छेद 211 के तहत। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुका है वह किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है, यह एक नियम बना है। अगला है अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य होता है कि यहाँ पर जो भी आदेश या जो भी निर्णय होंगे वह उनको कानून के बराबर शक्ति रखते हैं, इसलिए इसे अभिलेख न्यायालय कहा गया है। तो अतः यदि अभिलेख न्यायालय है तो यदि इसे किसी आदेश का अवमान किया जाता है तो वह उसमें दंड देने की शक्ति होती है, क्योंकि वह आदेश एक प्रकार से कानून के बराबर अपनी शक्ति रखता है। अनुच्छेद 141 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर अबाध्यकार होते हैं, वह बाध्यकारी होते हैं, उन्हें मानना पड़ेगा और वह सबूत के रूप में भी कार्य करते हैं। क्षेत्राधिकार कौन कौन सा है? यदि हम यहाँ पर देखें, सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार होता है वह भारत सरकार और राज्यों के बीच किसी भी प्रकार या राज्यों में आपस में किसी प्रकार के विवाद है वह उनको सुनने के लिए उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की लेख जारी करते हैं या रिट जारी करते हैं, जिसमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा। इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अगला है प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना प्रथम बार हुई थी? तो पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय संविधान 1950। तो इसका सही उत्तर है ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुई थी कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है 30। उत्तर सी। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में कुल जज हैं 31, जिसमें मुख्य न्यायाधीश समेत यदि मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया जाए तो 30 है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो वह है संसद के पास, क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, विधि मंत्रालय नहीं कर सकते, संसद कर सकती है, राष्ट्रपति नहीं कर सकते। संसद को कानून बनाना पड़ेगा। राष्ट्रपति जी केवल अपॉइंट करते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति डी। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी ही स्वयं करते हैं, लेकिन यह सलाह पे कंसोर्टियम की सलाह पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, भारत के महान्यायवादी से, विधि मंत्री से। तो इसका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। और वहीं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी किससे चर्चा करेंगे? 4 अन्य वरिष्ठ जजों से। सर्वोच्च न्यायालय में तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है फ्रांस। हमारे भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है सर्वोच्च न्यायालय में, वह यूएस फ्रांस की प्रणाली से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में, सभी में। देखिए यहाँ पे सभी में है।
सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर चले जाते हैं। स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपबंध नहीं होता। न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है। ये लैला लिखा है, सॉरी, इसका है न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। इसका सही उत्तर है डी। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है, काम नहीं हो पा रहे हैं, तो उस स्थिति में मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त, देखिए, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना जरूरी है? तो कम से कम भाई 10 वर्ष तक उसने वकालत करी हो, वहाँ भी उच्च न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की अवधि आयु तक पद पर धारण करते हैं? उसका सही उत्तर है 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है, ये भी सही है, 65 वर्ष। देखिए, उच्चतम न्यायालय में चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, सभी की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया पुराने लेक्चर में कि महाभियोग शब्द का जो संविधान में वर्णन हुआ है, उपयोग हुआ है, केवल राष्ट्रपति जी के लिए हुआ है, बाकी सबके लिए महाभियोग का शब्द यूज नहीं हुआ है। लेकिन एक प्रक्रिया है महाभियोग जैसी होती है, इसलिए अधिकतर क्वेश्चनों में महाभियोग शब्द का प्रयोग होता है। देखिए, ए, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा, प्रस्ताव द्वारा। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल उपस्थित सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव द्वारा। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा। ये बिल्कुल सही है, इसलिए हम कह सकते हैं इसका सही उत्तर है सी। अगला है, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश जिनके विरुद्ध संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया गया था, पेश किया गया था, तो वो है जस्टिस रामास्वामी, बी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल। इसका सही उत्तर है मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में, या किसी में नहीं? इसका सही उत्तर है किसी में नहीं। कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्रवाइयाँ अंग्रेजी में होंगी? तो वो है अनुच्छेद 348। ये मैंने पहले आपको बता भी चुका हूँ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मामले में यदि निर्वाचन विवाद हुआ है तो वह जाहिर सी बात है उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 143 में। ये थोड़ा इसको गलत सही कर लेना, ये गलत यहाँ पे है। अनुच्छेद 124 में नहीं, अनुच्छेद 137 में नहीं, अनुच्छेद 143 में एक परामर्शदात्री इसके बनाया गया है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार किसे है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, लोकसभा। इसका सही उत्तर है उच्चतम न्यायालय को। न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ है, प्रश्न है, ए, सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त होना? नहीं। राष्ट्रपति के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय दोषारोपण कर सकता है? नहीं। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के प्रकरणों की आलोचना कर सकता है? नहीं। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है? ये है एक न्यायिक पुनर्वलोकन का। यदि संविधान के, देखिए, उच्चतम न्यायालय देखते हैं कि कोई भी कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं है, उस हिसाब पर वह न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत के तहत उसे वह वैध और अवैध घोषित कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।